नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और मतलब अनुमान ये था कि जब मैं 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद वापस आया हूं मेडिकल लीव के बाद, तो मित्तल साहब बोलेंगे आप आए बहार आई। जबकि हुआ क्या, आप आए वॉर आई। एक और नई वॉर के साथ हम फिर आपके सामने खड़े हैं। एक नया वॉर फिर शुरू हो गया। मतलब इसी शो करते करते 4 वॉर हो चुकी है। यूक्रेन रशिया हो गया, इजराइल हमास हो गया, पाकिस्तान इंडिया हो गया, और अब ये इजराइल ईरान शुरू हो गया। हमास वाला तो चल ही रहा है। वो तो 2023 से टीवी चैनल में चल रहा है। एक्चुअल में हो रहा है क्या, अब पता नहीं, वो जहाँ भी चल रहा है। लेकिन खैर, एनीवेज भाई, दर्शक आपको बड़ा याद कर रहे थे। नहीं, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने याद किया, आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी। आप लोगों ने बहुत समय तक गुड विशेस दी, गेट वेल सून के मैसेजेस दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है, पूरी तरह रिकवरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 हफ्ते अच्छे भी रहे, कुछ हद तक बढ़िया रेस्ट मिला। बहुत समय बाद आराम से घर पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ और काम ही नहीं है। लेकिन चीज़ें हाँ ठीक है, काम है, चलता रहेगा। ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। बाकी मार्केट ठीक है, वैसे ही दिख रहा है। तो कुछ तो ऐसा चेंज लग नहीं रहा मुझे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा। अर्निंग खत्म हो गए, बस अर्निंग खत्म हो गए और अब लर्निंग शुरू हो गई है कि अब आप फिर कोई युद्ध को कैसे सोचोगे, और आप ये टैरिफ को लेकर किस तरह से बातचीत होगी, और जितनी भी कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब चल रहा है। ऐसा कुछ नया तो नहीं दिख रहा। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। टैरिफ भी पुराना हो गया, वॉर भी एक नई आ गई, लेकिन वो भी वॉर तो वॉर ही चल रही है। और प्लस मुझे ऐसा किसी ने आज मैसेज भेजा था कि ऐसा लग रहा है दुनिया भर के लीडर्स ना डिफेंस पे लॉन्ग है। इसीलिए एक के बाद एक वॉर हुए जा रही है और डिफेंस भागे जा रहा है। ये ना अब वो मार्केट बनता जा रहा है, और अपने डिफेंस इक्विपमेंट की महानता दिखाने के लिए कि हमने इतना अच्छा देखिए हथियार बनाया और देखिए सामने वाले का क्या कर दिया। तो वो शोकेस वाला मामला मुझे तो लगता है नहीं, कुछ लोगों का कहना है अब नया जो सेक्टर रहेगा ग्रोथ के लिए वो रहेगा FMDG। अच्छा, फास्ट मूविंग डिफेंस गुड्स। तो डिफेंस इज द न्यू FMCG ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, बहुत जरूरत है यार। तो इसलिए पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी अगर आपका डिफेंस बजट अपना 20% बढ़ा दे, तो आप खुद ही सोच लो किस तरह की हालात आ गए हैं। भाई उनको तो जरूरत भी है ना। हाँ, वो अंडर है। हाँ। एनीवेज, लेकिन ये पूरा हफ्ता दुखद हफ्ता रहा। बिल्कुल। पहले चीज़ तो जोक्स अपार्ट, लेकिन एक्चुअल में हफ्ता बहुत दुखद रहा, बाजार के लिहाज से भी। और अहमदाबाद में जो कल हादसा हुआ, वो तो सच में बहुत दुखद हादसा था, बियॉन्ड कंट्रोल हर तरफ से। लेकिन मतलब जो भी दिवंगत लोग उसमें नहीं रहे, उन सब की फैमिलीज़ के लिए हमारे कॉन्डोलेंसेस। और ये ट्रैजिक था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके अलावा अब बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, अपनी जगह चली रही हैं। लेकिन ठीक है, 5 साल बाद कोई एक ऐसा हादसा फिर से होता है, और वो हादसा वैसे भी 2025 हादसों का ही साल चल रहा है सो फार। तो कहीं ना कहीं ट्रैजिक, पहले वो बैंगलोर के वो इवेंट में हुआ, IPL में, उससे पहले वो अटैक हुआ, और उसके बाद अब ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो ही रही हैं जो ट्रैजिक हैं। लेकिन सारे थॉट्स, सारे प्रेयर्स, कंडोलेंसेस हम दोनों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, उन सब फैमिलीज़ के लिए। खैर, उस पार्ट के बाद अब आगे बढ़े। लेकिन इसमें बोइंग वाला जो एपिसोड है, ये जो एपिसोड है, ये थोड़ा सीरियस है। देखिए, ठीक है, हादसा हुआ, दुखद है, सब कुछ है, लेकिन उसमें सीख भी है। सीख ये है कि मैं बोइंग की थोड़ी ये हिस्ट्री देख रहा था। पिछले 1.5 साल में 11वां हादसा है बोइंग के प्लेन में। सिडनी न्यूजीलैंड की फ़्लाइट में हुआ, सिंगापुर की फ़्लाइट में हुआ, रोम एंड पर्थ की फ़्लाइट में हुआ, टोक्यो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में हुआ, मेलबर्न अबू धाबी की फ़्लाइट में हुआ, अलास्का में हुआ, सेनेगल में हुआ, कोलोराडो डलास में हुआ, लुथिनिया में हुआ, और जेजू यानी कि साउथ कोरिया में हुआ। इन सारे हादसों में जेजू वाला जो हादसा था उसमें 179 पैसेंजर मारे गए थे। बाकी में कहीं पर कोई कैप्टन की डेथ हुई, इंजरीज आई, कहीं पर कोई इंजरीज भी नहीं आई। लेकिन हाँ, प्लेन में प्रॉब्लम जरूर आई, प्लेन में प्रॉब्लम आई। तो ये बोइंग को लेकर थोड़ी दिक्कत है। दूसरा, बोइंग में एक और प्रॉब्लम चल रही है कि 2018 से कंपनी घाटे में चल रही है, और उसको बेल आउट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जाते हैं ऑर्डर लेने। और अभी आपको पीछे याद भी होगा कि लास्ट मंथ ही उन्होंने 210 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर लिए थे, कतर से उठाए थे। सबसे बड़ी डील, जिसके बदले में उन्हें एक प्लेन भी मिला है, गिफ्ट में मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब बोइंग की, अगर एक कंपनी नहीं बना पा रही है अच्छा प्रोडक्ट, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है,
कर पा रही है, तो कम से कम वर्ल्ड को सीरियसली देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक कंट्री की इमेज के चक्कर में आप पैसेंजरों को चढ़ा दोगे। मतलब इनफैक्ट एयर इंडिया अगर आप गौर से देखो तो इंडिया के जो टॉप 5 हादसे हैं इस तरह के, वो 5 एयर इंडिया के हैं और 5 बोइंग थे। तो ये जो हादसे हो रहे हैं ये भी, और जो ड्रीम लाइनर तो उनका सबसे सेफ प्लेन बोला जाता है, उसके बावजूद ये ऐसा हादसा होता हुआ दिखाई पड़ा। तो खैर ये एक बड़ा इवेंट है और इसीलिए शायद बोइंग डिस्काउंट भी कर रहा है, 8% नीचे कर उनका स्टॉक बंद भी हुआ, तो ये इम्पैक्ट करेगा भी। खैर ये तो रहा एक इवेंट, लेकिन अब बीते हफ्ते में और भी बहुत कुछ हुआ, जिसके अंदर आते हैं पहले तो मार्केट ही 1-1.5% की डिक्लाइन में बंद हुआ। जून में वापस एफआईज थोड़े से अब नेगेटिव हो रहे हैं, कभी बेच रहे हैं कभी खरीद रहे हैं वाली सिचुएशन चल रही है। मई की जो हंकी डोरी सिचुएशन थी वो थोड़ी अब फिजल आउट हो रही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी है। स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई पर है। बिल्कुल, देखिए आप स्मॉल कैप मिड कैप को कब तक शांत रखोगे, और जैसे ही एफआईज आते हैं, थोड़ा भी एफआईज आते हैं तो इंडेक्स संभालने का काम ऑफ कोर्स वो डीआईज करते हैं, फिर एफआईज वो माफ कीजिएगा एफआईज करते हैं इंडेक्स संभालने का काम, और डीआईज अपना पैसा जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा बनाते हैं। तो ये अब प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन अब आप देखो ना कि जैसे ही 2 दिन से 3 दिन से एफआईज ने माल बेचना शुरू किया, मिड कैप स्मॉल कैप की जो रफ्तार थी वो एकदम से स्लो पड़ गई, और जैसे ही उन्होंने थर्सडे के सेशन में बेचा, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा टूटना शुरू हुए। फ्राइडे के सेशन में उन्होंने लगभग बेचा ही होगा, डेटा अभी तक तो ये डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक नहीं आया, तो बेचा ही होगा उम्मीद कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि माल बिका है आज। नहीं, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ हो रही है ना कि आप गौर देखो तो पिछले 20 दिनों में प्रमोटर माल बहुत बेच रहा है। ब्लॉक डीलों पे ब्लॉक डील आए जा रही है, हर रोज एक ब्लॉक डील है इनफैक्ट, और उस ब्लॉक डील में मेजरली या तो प्रमोटर माल बेच रहा है या कोई एफआई आके माल बेच जा रहा है बड़ी क्वांटिटी में। जैसे सीई इन्फोटेक में कल बिका था, 450 करोड़ रुपए की ब्लॉक हुई थी। म्यूचुअल फंड उसे बफर देने के लिए माल ले तो रहा है, लेकिन कब तक? अब वो आपके पास एसआईपी का पैसा है तो आप डाले जा रहे हो, लेकिन कब तक? एक लेवल पे आके तो आप भी थकोगे। उसमें मैं ये भी देख रहा था ना कि उनका 51% के करीब स्टेक था, अब उन्होंने 4-5% स्टेक बेच दिया। अब यानी कि वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50% के नीचे जब चले जाते हैं, 51% के ऊपर जब तक प्रमोटर रहता है तो जो आम निवेशक होता है उसको डर नहीं रहता कि कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जब 51 के नीचे जाता है ना तो थोड़ा सा ये लगने लगता है कि प्रमोटर कहीं साइलेंटली एग्जिट करने के मूड में तो नहीं आ रहा है। किसी दिन वो कंपनी अभी तो 4,000% करके दे रहा है, फिर किसी दिन ऐसा तो नहीं पूरी की पूरी बल्क में ही देकर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा फिर बिजनेस मॉडल को लेकर थोड़ी सी चीजें उठने लगती है। नहीं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखी कल मैंने, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना एशियन पेंट का स्टेक बेचा 3.5%, विच इज 7,700 करोड़ का माल, और पूरा का पूरा अकेला एसबीआई एक्वायर कर गया। मतलब इतनी बड़ी इक्विटी को एब्जॉर्ब कर गया एसबीआई, और मतलब कमाल की बात है। एशियन पेंट में ऐसा एसबीआई क्या देख रहा है कि 3.5% इक्विटी खड़े ले गया, और वो रिलायंस नहीं देख रहा। नहीं, रिलायंस वैसे 2008 से इन्वेस्टेड है, ये उन्होंने बहुत पुराना स्टेक लिया हुआ था। कोई पैसे की जरूरत है? नहीं, रिलायंस को पैसे की जरूरत कभी नहीं होती। रिलायंस को ना बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करने की आदत है। वो एलएनटी को उसने ऐसे ही डाला था स्टेक एक बार ही अपना, ये भी एक बार ही डाल दिया। बहुत साल पहले ये ऐसे ही डनलप में भी कूद पड़े थे। मतलब रिलायंस जितने स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जैसे 2008 में उन्होंने डाला, जब 2008 में पूरी दुनिया में सारे शेयर कचरे हुए पड़े थे बिल्कुल, तब उन्होंने एशियन पेंट पकड़ लिया, धुएं निकल रहे थे जिन शेयरों से, सारे सस्ते में मिल गए। लेकिन जब वो शेयर टॉप पर था वहां से 30% टूट गया, अब आप ब्लॉक डील कर रहे हो। मतलब मुझे रिलायंस जैसे ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की उनकी पूरी टीम होगी, ट्रेजरी की पूरी टीम है, वो 30% डिस्काउंट पे मामला बिकवा रही है एशियन और मतलब छोटा अमाउंट भी नहीं है। हाँ, छोटा अमाउंट भी मतलब आप 3.5%, अभी 7,700 करोड़ है, 30% ऊपर 10,000 करोड़ से ऊपर का स्टेक बिकता हो, और 3-3.5 करोड़ का लॉस खा गए। हाँ, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं कि ये कहीं उनको कुछ ऑयल एंड गैस को लेकर कुछ ऐसी चीज पता हो, मे बी या टेलीकॉम में या कहीं पर केपेक्स कर रहा बड़ा, या तो ऑयल एंड गैस को लेकर कोई उन्हें ऐसी खबर हो जो कि एशियन पेंट के लिए अभी लॉन्ग टर्म ना चलने वाली की। मतलब नहीं, एक चीज ये भी है कि रिलायंस गीगा फैक्ट्री पे अपना बहुत बड़ा केपेक्स कर रहा है, तो हो सकता है उस गीगा फैक्ट्री के केपेक्स के लिए 7,700 करोड़ पे छोटा अमाउंट नहीं होता। तो रिलायंस ने हाइड्रोजन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं प्लस गीगा फैक्ट्री, इन पे बड़ा केपेक्स है। सो ये जो इलेक्ट्रा का स्टेक है और ये सब जो छोटे छोटे स्टेक लेके बैठा है, ये कभी भी ऐसे बेचता है। सो रिलायंस है वो, उनकी अलग ही लेवल की सोच होती है। हमारे अगर रिटेल आदमी की तरह सोचने लग गया तो बात ही अलग है। खैर, वो अलग लेवल पे क्या काम करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बात करने के लायक थी कि इतनी बड़ी इक्विटी को एब्जॉर्ब करने के लिए सामने डीआई कितना स्ट्रांगली कैश लेके बैठा हुआ है। एसबीआई जैसा शेयर 7,700 करोड़ की इक्विटी पी गया खड़े खड़े।
मैं तो ये भी देख रहा था कि थर्सडे को जिस तरह से DIs ने करीब 9300 करोड़ की बाइंग करके ले गए, मतलब क्या तो उसी में ब्लॉक आ गया ना, 7,700 करोड़ का तो वो है 7,700 करोड़ और ऊपर से 1,500 करोड़ का और है, तो वो ब्लॉक की वजह से इतना बड़ा नंबर था। लेकिन 1600 इतनी बड़ी इक्विटी ब्लॉक भी पी जाना मजाक है। एक टाइम पे 7,700 करोड़ कंपनियों की मार्केट कैप होती, जितनी इक्विटी वो खड़े खड़े ले गया। एनीवेज, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है और प्रमोटर माल बेच रहा है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस दिन से अर्निंग सीजन खत्म हुआ है तब से लेके अब तक हर रोज प्रमोटर की ब्लॉक आ रही है किसी ना किसी शेयर में। आज एक इंटरेस्टिंग और था, आज जीनस पावर की एक ब्लॉक होनी थी सुबह, 5.5% की इक्विटी का ब्लॉक था, उसमें 3.5% का ग्रीन शू ऑप्शन था, कि यानी 5.5 वो और ऊपर से 3.5 और बेचेंगे, डिमांड अच्छी आएगी। तो बाजार नीचे आ गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया ब्लॉक। चलो ये तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन शेयर को दुख हो गया, शेयर 4% नीचे। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है ब्लॉक तो आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रमोटर ब्लॉक करेगा। नहीं, वो तो थोड़ा सा सेंटीमेंट वाला भी मामला है ना कि आज तो बाजार में सारे शेयर नीचे हैं तो चलो कोई बात नहीं। और आज इंडिगो में भी आ गई खबर, अभी शाम तक आते आते, कि यहाँ पर भी फिर एक ब्लॉक आने वाला है। अच्छा, फिर एक ब्लॉक आने वाला है। नहीं, क्या है असल में, गंगवाल फैमिली को अपना स्टेक पूरा देना है। हाँ, हर एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक के बीच में 150 दिन का गैप होता है। अच्छा, वो 150 दिन जैसे ही पूरे होते हैं वो वापस जाग जाते हैं कि हमें अपना स्टेक बेचना है। तो अभी वो 150 दिन, अभी तो कुछ दिन पहले थे, हाँ, तो फिर 150 हो गए ना पूरे। अर्निंग सीजन ही आपका 1.5 महीना चल जाता है, तो आपके वहीं से 40-45 दिन निकल जाते हैं। उसके पहले और बाद के 10-10, 15-15 दिन और जोड़ लो, हो गए 150 दिन। तो ऐसे करके 150 दिन पूरे करके जैसे ही उनका 150 का थ्रेशोल्ड खत्म होता है वो फिर आते हैं माल बेचने। तो ये इंडिगो में ओवरहैंग अभी चलता रहेगा, और क्योंकि गंगवाल फैमिली को अलग होना ही है तो वो बेच के इसमें से निकल के रहेंगे। सो इसलिए ये तो होता ही रहता है, इसलिए बार बार इंडिगो में ओवरहैंग आ जाता है इस चीज़ का।